Hello everyone, welcome to Commerce Room. This is Priya here, educator. तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में हमने डीएम के बारे में स्टडी किया था। तो ये यूटिलिटी एनालिसिस का सेकंड लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है ये भी यूटिलिटी एनालिसिस का। तो इस लॉ में हम क्या स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कंज्यूमर है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस तरह से ले सकता है, कैसे वो मैक्सिमम अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है, अपनी लिमिटेड इनकम को अलग अलग चीज़ों के ऊपर एक्सपेंड करके, अपना खर्चा करके वो किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लेता है। तो ये जो लॉ है ये एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड है कि डिफरेंट गुड्स के ऊपर, टू डिफरेंट गुड्स के ऊपर किस तरह से कंज्यूमर ने प्रोपोर्शनेटली अपनी इनकम को स्पेंड करना है। तो इस लॉ को सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन भी कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम गॉसिन ने दिया था। तो डॉक्टर मार्शल ने इसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोला है क्योंकि ये लॉ हमें ये बताता है कि in order to get the maximum satisfaction consumer should spend his limited income on the different commodities। अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फाइड करने के लिए कंज्यूमर को इस तरह से अपनी लिमिटेड इनकम को खर्चा करना चाहिए, लिमिटेड इनकम को स्पेंड करना चाहिए अलग अलग कमोडिटीज़ के ऊपर, इस तरीके से इन सच अ वे दैट द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी, जो वो लास्ट रुपीज स्पेंड कर रहा है ना हर एक कमोडिटी के ऊपर, उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए इस लॉ को इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का नाम दिया गया है कि जो लास्ट रुपी उन्होंने स्पेंड करना है गुड ए और गुड बी। अगर मेरे पास 5 रुपीज़ है, 5 में से 3 रुपीज़ मैं गुड ए के ऊपर खर्चा कर रही हूँ और 2 रुपीज़ मैं गुड बी के ऊपर खर्चा कर रही हूँ, तो जो मेरा लास्ट रुपीज़ स्पेंड हो रहा है 3 रुपीज़ ए के ऊपर और 2 रुपीज़ बी के ऊपर स्पेंड करके जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। इसको लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर भी बोला जाता है क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए अपनी इनकम को स्पेंड करता है। एक जो सूझबूझ वाला बंदा है वो यही चाहता है कि मैं अपने लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि जो कंज्यूमर है जिससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जिससे उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, वो लेस यूटिलिटी वाली गुड को छोड़कर मोर यूटिलिटी वाली गुड्स को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अ कंज्यूमर विल गो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द गुड्स यील्डिंग हायर मार्जिनल यूटिलिटी, जो ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी देती है उसके ऊपर वो सब्स्टिट्यूट करेगा, किसके साथ? लोअर मार्जिनल यूटिलिटी की गुड्स के साथ, ताकि जो उसका जो यूटिलिटी है दोनों गुड्स से मिलने वाली वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला गया है क्योंकि ये अलग अलग सेक्शंस में लगता है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस, इन सब में ये लॉ एप्लीकेबल होता है, तो उसकी वजह से लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो ये आपका मीनिंग था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। एक आधी डेफिनेशन रेडी कर लेना, ठीक है। तो जैसे कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब लेगा? व्हेन द रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल द कमोडिटीज एंड देयर प्राइसेस इज इक्वल, जितना वो स्पेंड कर रहा है और जितनी उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, जब दोनों की जो रेशो है वो रेशो जो है इक्वल होगी दोनों की, तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर एक पर्सन he can put to the several uses a thing which he can put to the several uses, he will distribute it among these uses in such a way that in the same marginal utility at all। अगर किसी पर्सन के पास कोई चीज़ है जो उसको अलग अलग चीज़ों में सेवरल यूजेस में डाल सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि उसे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो सबसे मिलने वाली यूटिलिटी है जो वो इक्वल हो। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को पीने के लिए यूज़ करना है, डायरेक्टली ड्रिंक करना है, उसकी कॉफ़ी बनानी है, कर्ड बनाना है, पनीर बनाना है, उसका बटर बनाना है, क्या करना है, ये सेवरल यूजेस में होने वाली है। तो वो मिल्क को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि हर एक यूज़ के बाद जो उसको मिलने वाली यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो, इक्वल हो।
सबसे मिलने वाली इक्वल हो। ओके, सेम मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑल। तो ये था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका जो फॉर्मूला है रेशो का वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम गुड वन ओवर प्राइस ऑफ वन। मतलब एक यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, उसका प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड से मिलने वाली, उसको डिवाइड करना है उसके प्राइस के साथ, तभी तो इनकी रेशो बनेगी ना। तो जो रेशो है वो अगर इक्वल आती है तो इसको हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, इसको रेशो का लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज आर इक्वल देन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैन बी इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर तीनों गुड्स के प्राइसेस सेम है तो इस तरह से ये इनकी इक्वेशन बनेगी। ओके, इसकी कुछ अजम्पशंस है, अजम्पशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपने अच्छे से रेडी करना है, क्योंकि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कभी कभी अजम्पशंस के बारे में पूछ लेते हैं कि ये किसकी अजम्पशन है, ये इसकी अजम्पशन है या नहीं है। तो सबसे पहले कार्डिनल मेजरमेंट है यूटिलिटी का, ये पॉसिबल है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल है। कंज्यूमर जो है वो रैशनल होना चाहिए, इस तरह कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता हो अपनी इनकम में से। इनकम जो है कंज्यूमर की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ फिक्स्ड एंड कांस्टेंट। इनकम उसकी बढ़नी नहीं चाहिए। मीनिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि अपनी लिमिटेड इनकम को उसने इस तरह से स्पेंड करना है। ठीक है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। प्राइसेस है कमोडिटी के, ये भी कांस्टेंट रहने चाहिए। जो कमोडिटी है वो डिविजिबल होनी चाहिए स्मॉल पार्ट्स में। और इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर जो है वो स्पेंड करेगा अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, यूटिलिटी उसको मिल सके। अगर कमोडिटी डिविजिबल नहीं होगी तो उसकी जो इनकम है वो एक ही चीज़ के ऊपर खर्चा कर पाएगा, वो डिफरेंट गुड्स के ऊपर नहीं कर पाएगा। जैसे टीवी और रेफ्रिजरेटर हो गया, ये डिविजिबल नहीं है ना, तो उसको जो कमोडिटी है वो डिविजिबल होनी चाहिए ताकि उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सके और अपनी जो इनकम है उसको भी वो स्मॉल यूनिट्स में स्पेंड कर सके। कह सकते कि 1 रुपी इस तरह से वो स्पेंड कर सके। कंजम्पशन जो है वो एट अ गिवन टाइम पीरियड में होनी चाहिए। ओके, तो ये थी इसकी अजम्पशंस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं किस तरह से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बताता है कि जो रुपी स्पेंड किया, फर्स्ट रुपी स्पेंड किया, इसको मार्जिनल यूटिलिटी मैंगो से कितनी मिली, 12 की, और मिल्क से कितनी मिली, 10 की। सेकेंड जो रुपी उसने स्पेंड किया मार्जिनल यूटिलिटी, उसको कितनी मिली, 10 मिली मैंगो से, और मिल्क से कितनी मिली, 8। थर्ड रुपी उसने स्पेंड किया, अब उसके पास थर्ड रुपीज़ है, 3 रुपीज़ अगर वो स्पेंड करता है मैंगोज़ के ऊपर तो उसको यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 8 की मिल रही है। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाली वो इक्वल हो रही है। अगर वो 3 रुपीज़ मैंगो के ऊपर स्पेंड करता है तो उसको 8 यूटिलिटी मिल रही है। अगर वो 2 रुपीज़ मिल्क के ऊपर स्पेंड करता है तो उसको 8 यूटिलिटी मिल रही है। दोनों यूटिलिटीज़ को इक्वल यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसके पास टोटल 5 रुपीज़ थे, 5 रुपीज़ को उसने इस तरह से बांटा कि उसकी जो यूटिलिटी है दोनों प्रोडक्ट से मिलने वाली वो इक्वल है। 3 रुपीज़ उसका लास्ट रुपी उसने स्पेंड किया, वहाँ पे 8 मिली, और 2 रुपी उसने यहाँ मिल्क पे स्पेंड किया, उसको 8 मिली। तो यहाँ पे होगी ये मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सारा इसी में यही बताया गया है। तो इस तरह से कंज्यूमर ने अपनी इनकम को स्पेंड किया है। फर्स्ट रुपी स्पेंट ऑन मैंगोज, उसको 12 यूटिल्स मिले यूटिलिटी के, और फर्स्ट रुपी जो स्पेंड उसने किया मिल्क के ऊपर उसको 10 यूटिल्स मिले यूटिलिटी के। इसी तरह से अगर उसने फर्स्ट रुपी स्पेंड किया, आउट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड रुपी ही विल स्पेंड 1 ऑन मिल्क एंड अदर ऑन मैंगोज। तो इस तरह से अगर वो सेकेंड और थर्ड रुपी को स्पेंड करता है मैंगोज और मिल्क के ऊपर तो उसको जो इक्वल यूटिलिटी कितनी मिल रही है दोनों में से 8 की मिल रही है। तो यहाँ पर जो हमारा लॉ है यही कहता है
कि जो दोनों में से मिलने वाली यूटिलिटी है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन बोथ द कमोडिटीज गिव द कंज्यूमर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज इनकम विल यील्ड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस तरह से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। देखो कैसे, 12 और 10 प्लस 8 कितनी होगी, ये यूटिलिटी मिली उसको मैंगो से 30 यूटिल्स की, और यूटिलिटी फ्रॉम मिल्क 10 प्लस 8 कितनी होगी 18। किस तरह से, ये देखो, ये सारी लेनी है हमने। 3 रुपीज़ उसने मैंगो पे स्पेंड किया और 2 रुपीज़ उसने मिल्क पे स्पेंड किया, तो तीनों का टोटल करो, ये बन गया आपका 30 और ये बन गया 18। तो इस सब का अगर हम टोटल यूटिलिटी देखें तो टोटल यूटिलिटी उसको मिल रही है 48 की। ओके, तो इस केस में अगर कंज्यूमर अपने इनकम को किसी और तरीके से भी स्पेंड करता है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी जो है कम हो जाएगी। मान लीजिए कि उसने 4 रुपीज़ मैंगोज़ के ऊपर स्पेंड कर दिए। अब उसके पास टोटल तो 5 रुपीज़ ही थे, 5 रुपीज़ से 5 में से 4 उसने मैंगोज़ के ऊपर लगा दी, तो बाकी कितना बचा उसके पास मिल्क के लिए, 1 रुपी ओनली। ओके, तो इस तरह से अगर वो कंज्यूमर जो है 1 रुपी और बढ़ाता है, यूटिलिटी उसको कितने की मिल रही है, 6 यूटिल्स की मिल रही है। गेन कितने का हो रहा है, 6 यूटिल्स का, और लॉस कितने का हो रहा है, 8 यूटिल्स का। देखो, अगर वो 4 रुपीज़ मैंगोज़ पे ले आता है तो उसको गेन कितने का हुआ, 6 यूटिल्स का, और अगर वो इसको छोड़ता है तो लॉस कितने का हुआ, 8 यूटिल्स का। ओके, तो इस तरह से उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। मैंगो से उसको मिलेगी 36, पहले 30 थी अब 36 हो गई, और मिल्क से मिलेगी उसको ओनली 10, पहले 18 थी अब 10 हो गई। तो ये दोनों का टोटल मिला के बन गया आपके पास 46। पहले उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 48, अब होगी 46। तो इस तरह से अगर वो करता है कंपैरिजन तो वो देख रहा है कि उसको तो पहले से लॉस हो गया, पहले उसको 48 यूटिलिटी ड्राइव हो रही थी, अब कितनी हो रही है, 46 हो रही है। तो अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करना है कि उसको जो लास्ट रुपी उसने स्पेंड करना है वो डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर स्पेंड करके उसको जो यूटिलिटी है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देनी चाहिए, इक्वल यूटिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके पास मैंगोज़ और ये है आपके पास इधर मिल्क की यूटिलिटी। तो अगर वो 1 रुपी स्पेंड कर रहा है मैंगो के ऊपर तो उसको यूटिलिटी कितनी मिली, मार्जिनल यूटिलिटी 12 की। 1 रुपी और ऐड कर दिया, 2 रुपीज़ कर रहे हैं तो यूटिलिटी कितने की मिली, 10 की। अब 3 रुपीज़ कर रहे हैं तो यूटिलिटी कितने की मिल रही है, 8 की। अगर 4 रुपीज़ स्पेंड करता है तो यूटिलिटी कितने की मिल रही है, 6 की। तो इस तरह से वो अपनी यूटिलिटीज़ को मेज़र कर रहे हैं। देखिए, 8 रुपीज़ स्पेंड किए, 3 रुपीज़ स्पेंड किए तो 8 यूटिल्स उसको मैंगो से मिल रहे हैं, 2 रुपीज़ स्पेंड किए तो 8 यूटिल्स उसको मिल्क से मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है इनकी यूटिलिटी दोनों कमोडिटीज़ की इक्वल रहने वाली है। ठीक है, तो अगर वो कुछ भी चेंजेस करता है, अगर वो 4 रुपीज़ मैंगो के ऊपर लगाता है तो उसको गेन तो होने वाला है 6 यूटिल्स का, लेकिन उसको लॉस कितने का हो जाएगा, लॉस उसको होगा 8 यूटिल्स का। अगर वो 1 रुपी जो है इधर कर देता है, मिल्क से निकाल के मैंगो में कर देगा तो गेन उसको कम होगा, लॉस उसको ज़्यादा होगा। ये था आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। यही कहता है आपको ABDC का एरिया जो गेन का है, EFGH का एरिया जो है वो लॉस का है। ये लॉ यही कहता है कि अपने गुड्स को, अपनी इनकम को इस तरह से उसने स्पेंड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है दो कमोडिटीज़ के ऊपर कि जो लास्ट रुपी वो स्पेंड कर रहा है उसको यूटिलिटी जो है दोनों से इक्वल मिलती होनी चाहिए। तो यही था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। इसके आगे भी टॉपिक्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।